वाचिक शिल्प के माध्यम से असंख्य प्रतिभाओं को आकार देने में स्पेनिंग की भूमिका सराहनीय रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पितृतुल्य गुरुवर, सशक्त कलमकार, आलोचक, स्नेहिल व्यक्तित्व डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी सर का स्वागत, अभिनंदन। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। मुख्य अतिथि के रूप में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान गति के साथ नाटक एवं साहित्य की विभिन्न विधाओं में अनवरत लेखन कर रहे फिल्मकार, नाटककार, शिक्षाविद डॉक्टर विनोद कुमार सर का स्वागत एवं अभिनंदन। सर से भी अनुरोध है कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। सक्रिय साहित्यकार, अनवरत पत्रिका के संस्थापक संपादक, कुशल वक्ता श्री दिलीप तेतरवे जी का स्वागत एवं अभिनंदन। प्रसिद्ध पत्रकार, प्रखर आलोचक, साहित्यकार एवं प्रभावशाली वक्ता आदरणीय प्रणव प्रियदर्शी जी का स्वागत, अभिनंदन। सर कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच उपस्थित हैं रांची विमेंस कॉलेज की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुमारी उर्वशी जी। आपसे अनुरोध है कि आप भी कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आप सभी सुधी दर्शकों एवं साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लेखक त्रय की लिखित प्रकाशित पुस्तकों के लोकार्पण से हिंदी साहित्य जगत समृद्ध होने जा रहा है। तीनों लेखकों डॉक्टर कमल कुमार बोस, डॉक्टर कुमार संजय एवं डॉक्टर अभिषेक अब्र को मैं अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। शुरुआत सरस्वती वंदना से करेंगे। इसके लिए मैं अंशुमान को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। इस सारस्वत कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ करने का प्रयास करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जात्रापः। धन्यवाद। धन्यवाद अंशुमान। मैं रुद्राक्ष शर्मा, प्रज्ञांश और हर्षवर्धन से अनुरोध करती हूँ कि हमारे माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार, समीक्षक श्री दिलीप तेतरवे जी। अवसर है अब पुस्तकों के लोकार्पण का। लेखन एवं प्रकाशन के बाद जब पुस्तक को लोकार्पित किया जाता है तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। वक्त है इस महत्वपूर्ण चरण का, पुस्तकों के पाठकों द्वारा ग्रहण का। बधाइयाँ हमारे लेखकगणों को। साहित्य जगत के सक्रिय व्यक्तित्व, शिक्षाविद, नाट्यकर्मी, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, आलोचक एवं प्रखर वक्ता डॉक्टर कमल कुमार बोस
10 पुस्तकें प्रकाशित हुई। आज उनकी सत्य प्रकाशित 2 पुस्तकों का लोकार्पण होगा। ये है मन का महाभारत और प्रातः पीयूष। महाभारत और प्रातः पीयूष का लोकार्पण रचनाकार डॉक्टर कमल कुमार बोस। ऐसे तो इसमें बहुत सी कविताएं हैं, लेकिन मुख्य कविता जो है वह एक लंबी कविता है, मन का महाभारत। वो पूछ लेता है, समाज और परिवेश और शिक्षा यही एक व्यक्ति को बनाता है। तो हमारे अंतर मन में जो ये चरित्र हैं, महाभारत के सारे चरित्र, रामायण के सारे चरित्र, उनमें से हम चुन लेते हैं कि कौन से चरित्र को हम अपने अंदर रखें और कौन से चरित्र की समीक्षा करें। जो चरित्र आज के लिए प्रासंगिक नहीं है उसे हम हटाने की कोशिश नहीं करते हैं तो हम जड़ मनुष्य हो जाते हैं। ये जो कविता उनकी है, मेरे प्रिय भाई कमल बोस की, उस कविता में इन्होंने चरित्रों की प्रासंगिकता को ढूंढने का प्रयास किया है। यह देखने का प्रयास किया है कि जो सारे चरित्र थे उसमें से आज किस चरित्र को हम अपनाएं और किस चरित्र से प्रश्न करें, और समसामयिक जो समाज है हमारे सामने में है, वर्तमान का समाज, उसके लिए हम सुखद भाव अभिव्यक्ति करें कविता के माध्यम से, और उसमें कमल बोस सफल रहे हैं। कमल बोस की बहुत सारी रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि ये प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखते हैं अपने व्हाट्सएप पर, और मैं एक बार उसको खोलकर मॉर्निंग में देखता हूँ, कभी कभी नहीं भी देखता हूँ तो बाद में देख लिया करता हूँ। उसी का बाई प्रोडक्ट है पुस्तक सुभाषित जो आप देख रहे हैं, वही है। धन्यवाद सर। डॉक्टर बोस की पुस्तकों के कुछ अंशों का पाठ के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ दूरदर्शन की उद्घोषिका एवं कुशल अभिनेत्री संतोष मृदुला जी को। बादल, अभी मौसम भी है बादल का। सूखी धरती दरक रही थी, याद आ गई बूढ़ी नानी की झुर्रियाँ। पेड़ों के पत्ते सूख रहे थे जैसे जर्रा अवस्था में बाबा थे। लताएं मुरझाई सी योगिनी सिसकियाँ लेती दिख रही थी। झाड़ियों के अंदर सन्नाटा बस रहा था, चिड़ियों के गुंजन से दूर जैसे मन ही मन रोती हो। आकाश ताकती अकेली बुढ़िया गांव की सीमा पर बैठी, बेटी के आने की बाट जोहती। दिल में लिए अनेक आस, कभी स्मृति में जाती, कभी स्मृति से भागती। कितना निराश, कितना हताश, उसकी मन धरती की पीली पड़ गई घास। एक और दूसरी कविता है बादल आया। जब थे जड़ जीवन दोनों निराश, गर्जन तर्जन करता आया बादल। पानी पानी करता आया बादल, जीवन का राग सुनाता आया बादल। गर्जन तर्जन करता आया बादल, पानी पानी करता आया बादल। खेतों में पानी पानी, तालाबों में पानी पानी। नदियाँ बही उफनती, तटों को तोड़ती, छलांगती, व्यनिल होती सर्दी की धारा। छन छन करती गूंजेगी जल और जीवन के नीम तले कौवे ने किया स्नान। एक टांग पर बगुले ने लगाया ध्यान। गर्जन तर्जन करता आया बादल, पानी पानी करता आया बादल। खेतों में जीवन उगने लगे हरे हरे धान के पौधे, हरी हरी लतिकाएं, हरी हरी झाड़ियाँ। मेढक का राग, झिंगुर की पुकार। गर्जन तर्जन करता आया बादल, पानी पानी करता आया बादल। जीवन का राग सुनाता आया बादल। बच्चों की किलकारी, छपाक छपाक की ध्वनि न्यारी। मस्ती में बच्चे झूम रहे, खेतों में पानी पानी। धाम धाम खेतों को बच्चे कादो कादो करते, किलकारी पर किलकारी भरते।
करता आया बादल, पानी पानी करता आया बादल। मेढकों ने टर टर छेड़ा राग, मन मयूर गया जाग। जागा प्रेम अनुराग, पीपल के पत्ते डूबे। डाली डाली लचकी मचकी, हौले हौले गाते गीत प्रेम के। प्रेमी बादल मेरे होठों को खूब भिगो दे अंग अंग में। बिजली चमका दे राग मल्हार में, गीत सृजन का गा दे। गर्जन तर्जन करता आया बादल, पानी पानी करता आया बादल। हरी चूड़ियाँ खनकी, मेड़ों पर बालाएं निकली। होठों पर गीत लिए, मन में अपने मीत लिए। इठलाती गाती बीज प्रेम के, खेतों में बोती निकली। खेतों में हरियाली के बीज पड़े। धन्यवाद। डॉक्टर कुमार संजय का व्यक्तित्व भी अत्यंत गतिशील एवं प्रगतिशील रहा है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में अनवरत लेखन करना इनकी नियमित साधना का प्रतिफल है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न डॉक्टर कुमार संजय ने बतौर फिल्मकार अपनी ख्याति अर्जित की है। उनकी लिखित अनेक लघु फिल्में काफी चर्चा में हैं। उनकी 2 पुस्तकों के लोकार्पण के साक्षी बनेंगे आज हम सब। पुस्तकों के नाम है 2 नृत्य नाटक, निराला की राम की शक्ति पूजा और प्रसाद की कामायनी एवं 10 ऑफबीट रंग नाटक। दो पुस्तकों का लोकार्पण, 2 नृत्य नाटक, निराला की राम की शक्ति पूजा और प्रसाद की कामायनी एवं 10 ऑफबीट रंग नाटक। रचनाकार डॉक्टर कुमार संजय। उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार, जोहार। दरअसल किन्हीं कारणों से मुझे 2 में से एक ही पुस्तक मिल पाई, तो मैं एक पर ही बात कर रही हूँ फिलहाल। 2 नृत्य नाटक, निराला की राम की शक्ति पूजा और प्रसाद की कामायनी। नाट्य कला ऐसा माध्यम है जो लोकप्रिय होने के साथ साथ इसका असर भी लोगों तक काफ़ी तेजी से होता है। लगभग 2 वर्ष पूर्व मैंने डॉक्टर सी सालीना के नृत्य अकादमी शुभ संस्कार में राम की शक्ति पूजा का नाट्य रूपांतरण देखा था। हालांकि अद्भुत मंचन था। नृत्य की भाव भंगिमा से अकादमी के बच्चों ने इस क्लिष्ट कविता को इस तरह प्रस्तुत किया कि दर्शक भाव विभोर उठे थे। किंतु कुछ लोगों को वहीं पर मैंने यह चर्चा करते भी सुना था कि काश शब्द थोड़े सरल होते तो काव्य पंक्तियों का भी रसपान कर पाते। शायद ऐसी ही अनुभूति कहीं लेखक डॉक्टर कुमार संजय को भी हुई होगी, जो उन्होंने इस कृति को रचने का सोचा। डॉक्टर कुमार संजय राम की शक्ति पूजा और कामायनी का सरल सहज भाषा में सशक्त नाट्य रूपांतरण अपनी इस पुस्तक में प्रस्तुत कर रहे हैं। छायावादी काल की यह दोनों ही रचनाएं हिंदी की अन्यतम कृतियां हैं। इन कालजयी रचनाओं में भाषाई क्लिष्टता के बावजूद पाठकों के दिल तक पहुंचने की अद्भुत शक्ति है। राम की शक्ति पूजा और कामायनी का धीर गंभीर अर्थ आम पाठकों तक इसकी भाषा की वजह से नहीं पहुंच पाता। ऐसे में डॉक्टर कुमार संजय का यह प्रयास बेहद सराहनीय है, जिसके तहत उन्होंने इन दोनों सर्वोत्तम कृतियों को आम पाठकों दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा में नाट्य रूपांतरित किया है। राम की शक्ति पूजा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य है। यह कविता 312 पंक्तियों की ऐसी लंबी कविता है जिसमें निराला जी के स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग है। इस कविता का वर्णन इतना सजीव है कि आंखों के सामने कोई त्रासदी प्रस्तुत की जा रही हो ऐसा महसूस होता है। कविता का विषय सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं है। इसलिए निराला युद्ध का वर्णन समाप्त करके सीता की मुक्ति की समस्या पर आ जाते हैं। उस समय जब निराला लिख रहे थे तब हमारा परिवेश था शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार भारत देश के राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों और आम जनता पर कड़े प्रहार कर रही थी। ऐसे में निराला जहां एक और राम कथा के इस अंश को अपनी कविता का आधार बनाकर उस निराश हताश जनता में नई चेतना पैदा करने का प्रयास कर रहे थे, वहीं अपनी युगीन परिस्थितियों से लड़ने का साहस भी कर रहे थे।
राम की शक्ति पूजा में देश, काल और अपने समाज का संदर्भ तो है ही। लेखक ने इस बात को गहराई से पकड़ा है कि जो बातें और घटनाएं नाटक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं वह आसानी से आत्मसात की जा सकती हैं। शायद यही वजह नहीं होगी कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कृतियों का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया है। इस किताब में शामिल दूसरी कृति है कामायनी। निश्चय ही छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना इसे कहा जा सकता है। कामायनी पूर्णतः मानव मन एवं दर्शन से परिपूर्ण काव्य है। इसमें प्रमुख पात्रों को मन, बुद्धि एवं हृदय का प्रतीक मानते हुए कवि ने मनुष्य के मानसिक अंतर्द्वंद एवं मानवता के समस्त सिद्धांतों का सम्यक निदर्शन किया है। आज इस कोरोना काल में हम सब जिन भयावह परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, इनमें कामायनी में प्रसाद जी द्वारा प्रतिपादित मानवता एवं समरसता के सिद्धांतों को पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है। प्रसाद जी के अनुसार नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुखमणिगण द्युतिमान। कामायनी की वास्तविक प्रासंगिकता इन्हीं अर्थों में निहित है। प्रसाद जी की यह रचना वस्तुतः मानवता का मूर्त रूप कही जा सकती है। आज प्रसाद जी के शब्दों में हम यही मंगल कामना कर सकते हैं कि मानव धर्म एवं समरसता का पालन करते हुए हम सब निरंतर उन्नति को प्राप्त करें। जैसा उन्होंने कहा, जरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आएगी सकल समृद्धि। कामायनी और राम की शक्ति पूजा का यह नाट्य रूपांतरण करते समय लेखक डॉक्टर कुमार संजय ने इन दोनों रचनाओं के मूल कथ्य पर आंच नहीं आने दी है। भले ही उन अंशों को छोड़ दिया है जो नाटक को नाटकीय बनाने और गति प्रदान करने के लिए बाधक बन सकते थे। उन्होंने उन अंशों को प्रस्तुत किया है जिससे आम दर्शक पाठक कविता का मूल भाव समझ सके और साथ ही नाटकीय रूप रोचक बना रहे। मैं इस कविता पुस्तक के लिए लेखक को हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर उर्वशी जी। अब मैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार एवं आलोचक श्री पंकज मित्रा जी से अनुरोध करती हूँ डॉक्टर कुमार संजय की पुस्तकों से पाठ करने के लिए। मैं डॉक्टर कुमार संजय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके नाट्य रूपांतरण से इसे ज़्यादा जन सुलभ बनाया है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं वो। आप सभी इसकी कथा से वाकिफ़ हैं। राम रावण का जब युद्ध हो रहा था और राम बहुत निराश थे, युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो रही थी और निराला जी कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति का भी झुकाव था। इस वजह से उनमें ज़्यादा निराशा थी और अंत में उन्होंने निर्णय किया शक्ति पूजा करने का। और उस पूजा के दौरान आप सभी जानते हैं कि वो कमल से पूजा कर रहे थे और दुर्गा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, शक्ति ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल वहाँ से वो हटा देती हैं। और उसी समय राम कहते हैं कि माता, मेरी माता मुझे राजीव नयन कहती थी कि जिसके आँख कमल की तरह है, तो मैं अपने एक आँख को ही चढ़ा दूंगा इस शक्ति की आराधना में। और तभी दुर्गा आकर उनका हाथ पकड़ लेती हैं। तो ये जो हिस्सा है अंत वाला, उसी का पाठ मैं आपके सामने कर रहा हूँ। दो दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। आठवां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। क्षण भर के लिए विभीषण आते हैं, क्या हुआ बंधु, देवी की आराधना करते करते अचानक इतने चिंतित क्यों? पूजा का अंतिम नील कमल जाने ले गया कौन?
ले गया? कैसे ले गया? यह बात बहुत अनहोनी है। कहाँ रखा था आपने? सभी कमल यहीं थे, सभी चढ़ चुके, सिर्फ एक शेष था। मैंने इसे यहीं रखा था। जाने कौन ले गया पूजा का अंतिम नील कमल। रघुवर, यहाँ कोई आया तो नहीं था? नहीं, यही तो आश्चर्य है। विधि ही प्रतिकूल है, कुछ तो होना ही था। मन में संशय है, पूजा क्या अधूरी रह जाएगी? सच, यह तो बहुत आश्चर्य। अब क्या होगा? अब क्या होगा बंधु? मैं क्या कहूँ? ठीक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, ठीक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। हम क्या करें? कोई उपाय? कोई तो उपाय होगा। सचमुच ही क्या आज हुआ मैं निरुपाय? नहीं नहीं, मैं देख रहा, यह है उपाय। क्या है उपाय रघुनंदन? कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरश्चरण, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। दूसरा नहीं कोई उपाय? क्या कह रहे हो बंधु? कर दोगे अपना कमल नयन देवी के चरणों में अर्पित? दूसरा नहीं कोई उपाय प्रिय बंधु विभीषण। ले आओ तुरीण कोश से ब्रह्म बाण। जैसी आज्ञा मैं ले आया। ये लो रघुवर, दक्षिण लोचन निकाल कर अर्पित कर दूंगा। क्षण भर रुकना, मैं नहीं सकूंगा देख। विभीषण प्रस्थान कर जाते हैं। राम अपने नयन निकालने की कोशिश करते हैं। बस बहुत हुआ लोचन अर्पण का नहीं काम, साधना तुम्हारी सिद्ध, धन्य हो धन्य राम। किसने मेरे कर पकड़ लिए? मैंने। मैं हूँ दुर्गा, जिसके आराधन में तुम थे लीन। मैं देख रहा अपने सम्मुख दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश, विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग। माता तुमने दिए मुझे पावन दर्शन, मैं हुआ धन्य हो गया धन्य सारा जीवन। आशीष मुझे दो मात, मुझको मिले विजय, शंका मिट जाए मन हो जाए निसंशय। साधना वीर राजीव नयन, तुम नहीं रहे आज तक तनिक दीन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। धन्यवाद श्री पंकज मित्रा जी। डॉक्टर अभिषेक के पुस्तक के लोकार्पण के पहले मैं प्रज्ञांश से अनुरोध करती हूँ पुस्तक वितरण के लिए। लोकार्पण हो रहा है इंद्र की शीशी एवं अन्य कविताएं, रचनाकार डॉक्टर अभिषेक अभ्र। मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ तीनों लेखकों को जो अपनी अपनी पुस्तक को लेकर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। सब पर मुझे कहना नहीं है, मुझे अभिषेक जी की किताब दी गई है कि उस पर मैं अपनी क्षमता के अनुसार कुछ बोलूँ। तो शीर्षक से ही स्पष्ट है, इंद्र की शीशी एवं अन्य कविताएं किताब का नाम दिया गया है। इंद्र की शीशी से स्पष्ट है कि कुछ न कुछ प्रकृति की बात इस किताब में होगी और सचमुच प्रकृति से संवाद की कविताएं इसमें हैं। अभिषेक जी मूलतः प्रकृति प्रेमी हैं। दूसरे लेखकों या कवि की कविताओं में प्रकृति प्रतीक के रूप में आती है, बिंब के रूप में आती है, लेकिन इनकी कविताओं में प्रकृति सीधे उतरती है। ये प्रकृति से सीधा संवाद करते हैं और जनमानस की समस्याओं को उसके अनुसार ढालते हुए उसके समाधान की चेष्टा करते हैं।
बादल से संवाद करते हैं, जूही से संवाद करते हैं। जूही संवाद करती है इत्र की शीशी से कि तुम तो मेरी ही सुगंध को लेकर शीशे में कैद हो गई हो और मुझसे ही ईर्ष्या करती हो। तो इत्र की शीशी भी बोलती है कि मेरी बाजार में पूछ बहुत है, मैं बिकती हूँ इसलिए तुम्हारी भी पूछ है। तमाम तरह का संवाद कविता के माध्यम से होता है। ये तो हुआ शीर्षक का परिचय, लेकिन कविता पर मैं आता हूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि इस संग्रह की अधिकांश कविताएं छंद मुक्त कविताएं हैं। जब मैं पढ़ रहा था अपने विद्यार्थी जीवन में तो तोड़ती पत्थर निराला की चर्चा हुई थी, अभी तोड़ती पत्थर कविता मैंने पढ़ी थी और उस कविता से मुझे बहुत लगाव था। तो मैंने अपने शिक्षक से पूछा था आखिर यह कविता किस श्रेणी में आएगी। मुक्त छंद की कविता है, छंद मुक्त की कविता है, तुकांत है, अतुकांत है, इस कविता को किस श्रेणी में रखेंगे। तो मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा था कि इस कविता को रखेंगे छंद मुक्त कविता की श्रेणी में, लेकिन इस कविता के भीतर लय है, यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो मैं भी अभिषेक की कविताओं को छंद मुक्त कविताओं की श्रेणी में रखता हूँ। 4-5 कविताएं ऐसी हैं जो मुक्त छंद की कविताएं इसमें हैं। और मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि इनकी कविताएं निराला जैसी कविताएं हैं, और मैं अपेक्षा भी इनसे अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि यह इनका पहला संग्रह है और इन्हें अभी बहुत यात्रा तय करनी है। दरअसल निराला बनने के लिए समय का कोई हिस्सा नहीं, पूरा जीवन ही समर्पित करना पड़ता है। और साहित्य को पहले हम लोग पार्ट टाइम जॉब की तरह लेते हैं। जब लिखना शुरू करते हैं तो 2 घंटा समय देंगे तो मेरा साहित्य में नाम हो जाएगा, हम लिख लेंगे। अधिक से अधिक 3 घंटा देंगे और उससे ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन धीरे धीरे वही रचनाकार जो इतना कम समय देता था साहित्य में, धीरे धीरे उसे लगने लगता है जैसे वो आगे बढ़ता है कि साहित्य तो अब पूरा जीवन ही मांग रहा है, अब क्या करें। और हकीकत यह भी है कि आज के परिवेश में सिर्फ साहित्य के सहारे रोजी रोटी नहीं चल सकती। तो मैं शुभकामना देता हूँ अभिषेक जी को कि यह अपनी जो इनकी पेशा है और उसके साथ साहित्य है, दोनों के बीच सुमधुर संबंध स्थापित करते हुए साहित्य में एक मुकाम तक आगे बढ़ें, एक निश्चय लें और साहित्य के मापदंड को पूरा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दरअसल इनमें जो काव्य की पृष्ठभूमि इनके मन में तैयार की है वो बहुत ही आत्मकथन में उन्होंने उसकी चर्चा की है, जो बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं। और लगभग मुझे लगता है कि हर कवि की यह आत्मकथा होगी। अभिषेक अब्र जी की कविताएं भी इसी भावविधा की है। ये चिंता नहीं करते हैं कि समीक्षक क्या कहेंगे, ये अपने भाव को नित्य नूतन अभिव्यक्ति के साथ एक नया आयाम देते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे इनकी कविताओं में। शब्दों का अकूत भंडार है इनके पास, जहाँ जिस भाव के अनुसार जिस शब्द की जरूरत होती है ये उसे खींच कर लाते हैं और उसे नए नए आकार में बांधकर कविताओं में पिरो देते हैं। इनकी अभिव्यक्ति की निपुणता और भावों का उद्यम भी इन्हें आंदोलित करता रहता है और ये कविता लिखने के लिए तत्पर हो उठते हैं। यह सारी चीज़ें मुझे आकर्षित करती है। इनके व्यक्तित्व के साथ साथ इनकी कविताएं भी रोचक, मानवीय मन से जुड़ाव वाली होती हैं और संपूर्ण मानवता का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये अपनी कविताओं में कोई बड़ी बात नहीं कहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में प्रभावशाली अभिव्यंजना डालकर उसे ऐसा बना देते हैं कि हमें सोचने को विवश करते हैं। जैसे एक कविता की पंक्तियाँ उठाते हैं कि लगता है शाम हो रही है, हाँ अब शाम होने लगी है। लगता है शाम हो रही है, हाँ अब शाम होने लगी है। डूबते रिश्तों की धूप में गर्माहट साफ घटने लगी है और अपनेपन के ताप में हिचकिचाहट सुलगने लगी है। नीच इरादों की ढीठ इमारतें रोशनी छेक मगरूर हो रही है। लगता है शाम हो रही है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणव प्रियदर्शी जी। अब मैं अनुरोध
शिक्षाविद, कलमकार एवं मशहूर उद्घोषिका डॉक्टर राजश्री जयंती जी को डॉक्टर अभिषेक अब्र के पुस्तक से काव्य पाठ के लिए डॉक्टर राजश्री जयंती। वो बादल के टुकड़े सुहावने, वो बादल के टुकड़े सुहावने, या जो तुमने अभी अभी मुझे आकर भिगो डाला है तथा अपने भीने स्पर्श से रोमांचित करवाया है, क्या तुम अब्र के टुकड़े हो जिसे मैं अक्सर देखा करता था? दूर ऊंचे आसमानों में तैरते, जब भी नाम की ओर, नभ की ओर नजर उठाता था, तुम चमकीले परों से गोते लगाते और मैं तुम्हें छूने को ललचाता था। मगर इन दिनों देखता हूँ तुम्हें, जब तक तुम मुझसे लिपट जा रहे हो, अपने तरल तुषार से तरोताज़ा कर रहे हो। अगली पंक्तियाँ देखें, बहुत ही रोमांचित करने वाली। कभी तुम मुझसे होकर गुजर जा रहे हो, गगन तले बसने वाले पाँव तले गगन फिसला रहे हो। कभी तुम मुझसे होकर गुजर जा रहे हो, गगन तले बसने वाले के पाँव तले गगन फिसला रहे हो। अपने शीतल विलयन के पारितोषिक पहना मुझे बार बार यह क्या आभास दिला रहे हो कि चढ़ाइयों को चढ़ते हो न हो, क्या मैं किसी पर्वत शिखर पर आ पहुंचा हूँ? अपने शीतल विलयन पारितोषिक पहना मुझे बार बार यह आभास दिला रहे हो कि चढ़ाइयों को नापते चढ़ते हो न हो, क्या मैं किसी पर्वत शिखर पर आ पहुंचा हूँ? तुमसे मिलकर कदाचित एक आरोही की संज्ञा पा चुका हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई लेकर रहे को हमारे मित्रों को। डॉक्टर विनोद कुमार। आज का दिन सचमुच बहुत ही सुखद है और एक उत्सव का दिन है। मैं बराबर कहता हूँ कि जब कोई किताब, जब पुस्तक का लोकार्पण होता है, वो दिन उत्सव का होता है। तो आज सचमुच उत्सव का दिन है और इस उत्सव को हम मनाएंगे खुशियों के साथ। और इन 3 लेखकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले अब मैं अपनी बातें शुरू करता हूँ। डॉक्टर कमल कुमार बोस जी, अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ। इनके साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना और बहुत गहरा है, इतना गहरा कि शायद मैं उसे शब्दों में बांध नहीं सकूँ। और कमल कुमार बोस की सबसे खासियत है कि वो बंगला भाषी होते हुए भी हिंदी के बहुत ही अच्छे लेखक, नाटककार, अभिनेता, और अब तो वो फिल्मों में भी काम करने लगे हैं। मैंने उनकी शॉर्ट फिल्में भी देखी हैं कमल जी की। और बहुत बढ़िया एंकर, उद्घोषक पूरे शहर में जिन्होंने तहलका मचा दिया है। और इसके साथ साथ इन्होंने हिंदी में डीलिट भी किया और बहुत सारी किताबें लिखी, हर विधा पे किताबें लिखी। और कमल जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हालांकि मेरा दुर्भाग्य भी है क्योंकि वो मेरे छोटे भाई के जैसे हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं, बड़े करीब हैं, तो मैं उनके बारे में बराबर सचेतन ही अच्छा ही सोचता हूँ और अच्छा ही सोचता रहूँगा। लेकिन इसके अलावा जब हम लोग बैठ कर बात करते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। साहित्य की बात होती है, संगीत की बात होती है, नाटकों की बात होती है। तो आज इनकी जो 2 किताबें हैं, आज का दिन कमल जी का दिन है और कमल जी को मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत। दूसरी किताब जो मेरे हाथ में आई है वो है राम की शक्ति पूजा, और एक किताब है
राम की शक्ति की पूजा और प्रसाद के रामायण में शायद ये कुमार संजय की किताब है। ये भी बड़ा अजीब सा है मामला कि कमल बोस बंगला के आदमी हिंदी में लिख रहे हैं और कुमार संजय अंग्रेजी के आदमी हिंदी में लिख रहे हैं, अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं और पता नहीं इनको पढ़ाते हुए देखा है आप लोगों ने कि नहीं। ये बड़े क्रिएटिव टीचर है, इनको मैं कहता हूँ क्रिएटिव टीचर। बहुत खूबसूरत अंदाज में लोगों को अंग्रेजी सिखाते हैं। ऐसे लोगों को जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है उनको भी अंग्रेजी सिखाते हैं। और ये तो रही इनकी प्रोफेशनल बातें जहाँ ये सिखाते हैं अंग्रेजी कैसे बोलना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए वगैरह वगैरह। इसके साथ ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, नाटक है और बहुत पुरानी बात है। मेरे एक नाटक में इन्होंने बहुत बड़ा रोल किया था एक ज़माना पहले आकाशवाणी के लिए। और मैंने सोचा कि कुमार संजय ये कौन है। पहली बार मैं देख रहा हूँ तो लोगों ने कहा कि ये डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार के लड़के हैं। तो वो एक दूसरा परिचय मेरा और मेरे लिए वो बहुत गुरु के समान थे। हम लोग बहुत इज्जत करते थे उनकी। उसके बाद कुमार संजय मेरे बहुत क्लोज हो गए। बहुत कराची यूनिवर्सिटी में भी हम लोग साथ रहे, बहुत काम किया और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिन रहे हम लोग साथ। और इन्होंने अपनी संस्था से मुझे पुरस्कृत भी किया 10 रंग नाटकों के लिए। तो कुमार संजय एक अच्छे अभिनेता, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे ड्रामा राइटर और उसके बाद पता नहीं आपको मालूम हो कि नहीं, प्रेमचंद की कहानियों का भी इन्होंने नाट्य रूपांतर किया है। प्रेमचंद की कुछ कहानियों का भी इन्होंने नाट्य रूपांतर बड़े खूबी से किया है, बड़े खूबसूरती के साथ किया है। और अब एक नया रूप में देख रहा हूँ कि वो कोरियोग्राफी के सहारे कविताओं को नाटक में ढाल रहे हैं, कोरियोग्राफी के सहारे, जो कि एक नया चिंतन है कि कैसे नृत्य नाटिका जो है पहले कभी हुआ करता था, आजकल उतना नहीं होता। साउथ में होता है, साउथ में करते हैं लोग। हिंदी में उसकी कोई परंपरा उस तरह की नहीं है नृत्य नाटिका की। नाटक वाटक है लेकिन नृत्य नाटिका की वो परंपरा नहीं। लेकिन उन्होंने फिर से उसको जीवित करने की कोशिश की है और राम की शक्ति पूजा। अब इसके बारे में तो इतनी सारी बातें कही गई हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक मैंने देखा था कलकत्ते में नृत्य नाटिका और एक वो हमारे दोस्त थे, करीब करीब आधे पागल थे वो, और वो खुद नृत्य करते थे वो। और गालिब की शायरी पर किया उन्होंने, मिर्जा गालिब पे किया और बहुत खूब किया। और हम लोग, मेरे लिए नई बात थी नृत्य नाटिका, मैं तो नाटक आदमी हूँ लेकिन वो नृत्य नाटिका करते थे। मिर्जा गालिब और ये और वो सारी नंदशाला रोशी, खैर तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर कुमार संजय के इस नृत्य नाटिका को हम इस शहर में प्रस्तुत करें। अभिषेक जी से मेरी मुलाकातें होती हैं कभी कभी, बहुत किसी फंक्शन में, किसी साहित्यिक गोष्ठी में, किसी नाट्य चर्चा में। लेकिन फेसबुक में हम एक दूसरे के साथ काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और इनको जब मैं देखता हूँ, इनके बारे में सुनता हूँ, तो मुझे अचानक एक बहुत मशहूर और मारूफ डॉक्टर श्रीनिवास की याद आती है, पटने के डॉक्टर श्रीनिवास। और वो कहा करते थे कि मैं तो दिल की धड़कनें गिनता हूँ। और मुझे लगता है कि अभिषेक जी भी दिल की धड़कनें गिनते हैं और उसको गिनते गिनते ये शायर हो गए, कवि हो गए। इसलिए कि एक डॉक्टर बहुत अच्छा कवि हो सकता है, एक डॉक्टर बहुत अच्छा कवि हो सकता है, इसलिए वो दिल की धड़कनें तो गिनता ही है। और रोज उसके पास पेशेंट्स आते हैं, हर पेशेंट्स की अपनी कहानी होती है और हर पेशेंट्स रोता हुआ आता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसे भेजता है। जब उसके कमरे से बाहर आता है तो डॉक्टर के चेहरे, तो आदमी, वो जो पेशेंट है उसके चेहरे पे एक
एक संतुष्टि का भाव आता है, एक खुशी की लहर दौड़ती है। और एक डॉक्टर हैं बेंगलोर में, शेट्टी साहब, जो पेशेंट्स को गाना भी सुनाते हैं। और ऐसा नहीं कि डॉक्टर में कवि नहीं हैं, लेखक नहीं, बहुत सारे लेखक हैं यहाँ भी, फॉरेन में भी। और अभिषेक जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, हालांकि ये कम बोलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ बैठें और गपशप करें और कुछ हंसी मजाक की बातें हों। और इतनी सीरियस किताब लिखी है, पहली किताब मैं सोच रहा था कि बड़ी रोमांटिक किताब होगी, इंद्र की शीशी। मैं बड़ा खुश था कि सब लोग इतनी सीरियस बात कर रहे हैं, कहीं प्यार की बात होगी, मोहब्बत की बात होगी, इंद्रधनुष की बात होगी। अभिषेक जी कविताएं लिख रहे हैं और मैं चाहूँगा कि वो निरंतर कविताएं लिखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और हमारे शहर में ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत है, बाहर दूसरे शहरों में है, मुंबई में, कलकत्ते में, पटने में। मैंने इंद्र की शीशी को नहीं ढूंढा, वो बड़ी और उसमें बहुत गंभीर बातें हैं इंद्र की शीशी। हाँ, मैं इंद्र की शीशी भी चुन सकता था, लेकिन मैं खास करके आज की इस खूबसूरत शाम के लिए प्रिय लो में प्रस्तुत हूँ, प्रिय लो में प्रस्तुत हूँ। रात तकती आंखों के सामने, रात तकती आंखों के सामने, तुम्हारी कोमल बाहों को थामने, रात तकती आंखों के सामने, तुम्हारी कोमल बाहों को थामने। इससे पूर्व एक बात कहूँ, इससे पूर्व एक बात कहूँ, यदि सुनो रख हाथ हृदय पर, यदि सुनो रख हाथ हृदय पर, मैं मानूं कि कैसे हमने, मैं मानूं कि कैसे हमने सुलगते चांद की जलती रातें, वाह बहुत खूब, हमने सुलगते कर दिया, इसमें सुन के हमने सुलगते कर दिया। सुलगते चांद की जलती रातें अब तक जागी खुद में पिघलते, अब तक जागी खुद में पिघलते। मैं भी कहूँ कि कैसे हमने अंगारों पे चल के नापी इंतजार की लंबी राहें, इंतजार की लंबी राहें। देखिए, प्रेम की बात कही मैंने तो मेरा कितना जुड़ाव हो गया, लोग खुश हो गए, लोग तालियां बजाने लगे। आपके शब्द हमेशा साहित्य प्रेमियों को प्रेरित और सम्मोहित करते हैं सर। अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके पूजनीय गुरुवर प्रिय डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी सर को दो शब्द के। डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी। अभिषेक कवि के पास सचमुच कवि हृदय है। ये कुशल डॉक्टर हैं, जैसे वैसे ही कुशल कवि हैं, वैसे ही कुशल अभिनेता हैं। मैं चाहूँगा कि हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ते रहें। अब कुमार संजय के बारे में क्या कहूँ, इनका क्या कहूँ, बहुत अपना है, अपनापा है। उन्होंने पुनकालिक नाटक लिखे हैं और क्या लिखे हैं। एक नाटक तो दिल्ली में पुरस्कृत हुआ था, और बहुत कुशल निर्देशक को मंचित भी किया था, उन्होंने फिल्म दिखाई भी थी। अब ये राम की शक्ति पूजा और कामायनी को नाट्य रूपांतरित करने की सूझी बताती है जो उनकी वो जीन्स की इधर से साहित्य का जीन्स भी और नाट्य का जीन्स दोनों वैसे ही लोकप्रिय रचनाएं इनके नाट्य रूपांतर का प्रयास अद्भुत है। चर्चा हुई है, सबसे चकित इनको किया डॉक्टर कमल घोष। ये इतने प्रिय हैं, इतने आत्मीय हैं। चकित तो मैं दो तरह से हुआ, विद्यार्थी जीवन का समापन हो रहा था, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में इनसे मुलाकात होती थी, तो विद्यार्थी ने भी पर आदर भी उन्होंने दिया है, वह अपना वक्त दिया है। साथ ही कवि तो मेहता तो भीतर से है, लेकिन उनकी कविता पुस्तक, लोगों कविता पुस्तक मैंने एक पढ़ी थी, भारत से उतर गया। इससे एक कमल बाबू आपका स्वागत है, आपकी किताबों की सही। और शिक्षक का भी सेवा देने के लिए होता है, मैं अपने अनुभव से जानता हूँ।
ज़्यादा लंबी निवृत्ति गंभीर होते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने का जो है संस्कार जो होता है ना, वो शिक्षक को कभी सेवानिवृत्त नहीं होने देता है। मैं इन तीनों लेखकों कवियों इतने प्रिय, ये तीनों मेरे इतने आदमी हैं, डॉक्टर कमल कुमार घोष, कुमार संजय, केवल इतना और कहूँ। ऐसे ही हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई श्री विजय राजगढ़िया जी। बड़ी तालियां चाहिए इनके लिए, बड़ी तालियां। सबको प्यार बांटते हैं, सबके साथ सबके सुख दुख के साथी हैं और बिल्कुल व्यापारिक दृष्टिकोण न रखते हुए कला साहित्य संस्कृति के प्रवर्तक हैं, समर्थक हैं, प्रवर्तक हैं श्री विजय राजगढ़िया जी। ये वक्त है उन्हें सम्मानित करने का। मैं अनुरोध कर रहा हूँ अशोक सर से बैठे ना महाराज जी। वेरी ऑनेस्टली बहुत से टीचर मेरे अंडर काम किए, लेकिन आई हैव नेवर सीन समवन लाइक हर। शी इज सो वेरी हार्ड वर्किंग एंड अभी देख, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिसको हिंदी और दोनों में समान अधिकार। अभी तो आप हिंदी इनका देख रहे थे, लेकिन इंग्लिश में वो इतना माशाल्लाह इतना अच्छा बोलती है कि कांटी में आती है। तो शी इज टू गुड। तो वेल अनन्या के लिए एक जोरदार क्लैप और इनके लिए भी एक ट्रॉफी है। वो बेटियों का जिक्र करेंगे। एक तो ये बेटी हुई इंग्लिश की प्रोफेसर है सेंट जेवियर्स कॉलेज में, और मेरी दूसरी बेटी वहाँ बैठी है, उसको थोड़ी देर में हम बुलाएंगे। वो भी इंग्लिश की प्रोफेसर है अमिटी यूनिवर्सिटी में, आप उसको भी सुनेंगे आज। Support and guidance with us. My heartfelt gratitude to Dr. Vinod Kumar sir for sharing his views with us. It was a treat to hear you speak, sir. I would also thank Shri Dilip Tetarbe sir from the bottom of my heart for his inspiring words which provided the perfect start to the event. I would also thank Dr. Kamal Kumar Bose sir, Dr. Kumar Sanjay sir, Dr. Abhishek Srivastava sir for giving us such gems of works which we'll always read and cherish. I would also thank Dr. Pankaj Mitra sir, Dr. Kumari Urvashi ma'am, Ms. Santosh Mridula ma'am, Dr. Rajashri Jayanti ma'am and Mr. Pranav Priyadarshi sir. This event wouldn't have been possible without you. Thank you for taking out time and making this event an interesting one. A big thanks to the esteemed members of the media for coming here and adding a spark to the event. I would also thank Mrs. Vanna Singh ma'am, Mr. Abbas sir and Ritu Priya for sharing their experience with us. I would also thank Ms. Ananya Bose for hosting the event with such ease and enthusiasm. The biggest thanks to such an illustrious audience sitting in front of me. You all have been such an endearing audience because of which the event was so lively. This evening has truly been an intellectually enriching one. Looking forward to reading the 5 great books we have witnessed today. Thank you so much, and I would just mention that we were quite a compact program, taking into consideration that it was a Sahitya program. So we started and we finished, and the entire event went so flawlessly. Thank you so much for your contribution. Thank you.